नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर। स्वागत है आपका एमके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं साइंस क्लास के बारे में। और आप जानते होंगे कि साइंस जिसे अपन विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कितने पार्ट से मिलकर के बनी हुई है? 3 पार्ट से, अर्थात 3 भाग होते हैं विज्ञान के, जिसमें अपन बात करते हैं पहला पार्ट अर्थात केमिस्ट्री की, सेकंड पार्ट अर्थात फिजिक्स जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं, और तीसरा पार्ट बायोलॉजी जिसे आप जीव विज्ञान भी कहते हैं। इस क्लास के बारे में अपन ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। दोस्तों, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स भी बोला जाता है। और आज अपन इसी फिजिक्स के बारे में बहुत सारा ज्ञान लेकर के अपन बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के ऐसी चीज में डाउट होता है कि सर फिजिक्स हमारे थोड़ा टफ सब्जेक्ट लगता है बाकी 2 सब्जेक्टों की तुलना में। लेकिन आज के बाद दोस्तों आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमके क्लासेस आपको रटना नहीं समझना सिखाएगा। फिजिक्स को अपन बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स के बारे में बात करते पहले पहला ही क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो बहुत सारे एग्जामों में अपन से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो साइंस के अंदर, फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के बारे में, इस भौतिक विज्ञान का जनक या भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन अपने को उलझा सकता है और अपने को उलझना नहीं है। भौतिक विज्ञान का जनक या पिता किसको कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसका आंसर देंगे? न्यूटन का। अर्थात भौतिक विज्ञान का जनक या पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को। लेकिन दोस्तों इसमें उलझने वाली बात क्या है? इसी क्वेश्चन का एक आंसर क्या भी बोला जाता है? आइंस्टीन। भौतिक विज्ञान का पिता या भौतिक विज्ञान का जनक, जब ये क्वेश्चन कहीं पर अपने को सुनाई में आता है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर पिता में इसका भी नाम आता है और पिता में इसका भी नाम आता है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सही आंसर ये होगा कि ये होगा? तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए कि भौतिक विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन। जबकि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन। ध्यान रखना दोस्तों, जहां तक आधुनिक शब्द आपको सुनाई में न दे तब तक आपको आइंस्टीन आंसर नहीं बोलना है, तब तक आप क्या आंसर देंगे? न्यूटन। और यदि आपको आधुनिक शब्द सुनाई में दे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आइंस्टीन। मैं समझता हूं दोस्तों आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहला ही क्वेश्चन और पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि आधुनिक विज्ञान का पिता या आधुनिक विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आइंस्टीन। जबकि सिर्फ यूं बोला जाए कि भौतिक विज्ञान का पिता या भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? न्यूटन। मैं समझता हूं दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। और अब अपन बात करने वाले स्टेप बाय स्टेप भौतिक विज्ञान के बारे में। देखिए दोस्तों, फिजिक्स का आप कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करें, 3 चीजें आपके दिमाग में क्लियर आनी चाहिए। और 3 चीजें क्या है दोस्तों? कि सर चाहे टॉपिक हमारे कोई सा भी चले, पहला नाम तो उसका आता है परिभाषा का। जिस भी टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे उस टॉपिक की अपने को क्या लिखनी पड़ेगी? परिभाषा। दूसरे नंबर पे नाम आता है दोस्तों उसके मात्रक का, उस राशि का या उस टॉपिक का मात्रक क्या होगा। और तीसरे नंबर पे नाम आता है दोस्तों वह सदिश राशि है या फिर वह अदिश राशि है। इन दोनों में से किसी एक का आंसर भी अपने को देना पड़ता है। और दोस्तों इन तीनों में से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपन शुरुआत इसी चीज से करने वाले हैं दोस्तों, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सदिश राशि और अदिश राशि होती क्या है, अपन इनके बारे में कितनी जानकारी लेते हैं और इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चनों के आंसर अपन किस प्रकार देते हैं।
ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आज के बाद आपको सदिश राशि और अदिश राशि में उलझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो सबसे पहले डाउट तो ये होता है कि सर राशियां तो हमारे बहुत सारी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे से बल, त्वरण, वेग, चाल, समय, दूरी, विस्थापन, भार, द्रव्यमान, तापमान, सर कुछ भी दे सकता है हमारे को। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि सर हम किसे तो सदिश कहेंगे, किसे अदिश कहेंगे? क्योंकि सर अगर एक या दो परिभाषा हो तो शायद मैं याद भी रख लूं, किंतु यहाँ तो अनगिनत परिभाषाएं आएगी और वो दोस्तों बहुत सारी चीजों को याद रखने की आवश्यकता अपनी इस क्लासेज में तो नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अगर अपन साइंस को ही रखने लग गए तो फिर बाकियों में तो फिर अपन पता नहीं जाने क्या करेंगे। तो आज अपन समझने की बात करते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर यदि अपन शुरुआत करें तो पहले नंबर पर बात करता हूं दोस्तों, अपन चलते थोड़ा सा पीछे 10th क्लास के लिए। और जब आपने 10th क्लास पढ़ी होगी तो 10th क्लास में दोस्तों आपने एक ऐसा डायग्राम बनाया होगा ग्राफ बनाने के लिए मैथमेटिक्स में। और दोस्तों जब आपने ऐसा वाला डायग्राम बनाया होगा तो यहां पर आपने लिखा होगा 0, इधर लिखा होगा 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, जिसे आप बोलते हो एक्स अक्ष। इधर की साइड आपने लिखा होगा -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश, जिसे आप बोलते हो एक्स डैश। यहां लिखा होगा दोस्तों आपने 1, 2, 3, 4 और इसे बोला होगा आपने y। और यहां लिखा होगा दोस्तों आपने -1, -2, -3, -4, -5 आगे डैश डैश और इसे लिखा होगा आपने y डैश। इसकी आवश्यकता अपने को ज्यादातर पड़ी थी 10th क्लास में, और जिनके साइंस में थे उन्होंने 12th क्लास में भी इसका उपयोग किया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों वर्तमान समय पे अपना एक सब्जेक्ट और चलता है जिसे अपन रीजनिंग बोलते हैं, जिसे आप मेंटल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कंपटीशन टाइम में चाहे रीजनिंग की बात करें अर्थात मेंटल की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की, दोनों ही टॉप सब्जेक्टों में दोस्तों अपने को दिशा की आवश्यकता पड़ती है। और बिना दिशा के अपन इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, अर्थात अपने अधिकतर जो टॉपिक हैं वो अपने अधूरे रह जाएंगे बिना दिशा के साथ। इसी दिशा का उपयोग दोस्तों अपने यहां पर भी अपने को करना है। तो आपने यहां पर लिखते थे आप उत्तर दिशा, यहां पर लिखते हो आप दक्षिण दिशा, यहां पर लिखते हो आप पूर्व दिशा और यहां पर लिखते हो आप पश्चिम दिशा। रीजनिंग में और ज्योग्राफी में जब भी आप इंडिया का, वर्ल्ड का या राजस्थान का नक्शा बनाते हो, इनका उपयोग दोस्तों अपने यहां पर होने वाला है। और अपने को यहां पर दोस्तों उपयोग करना कैसे है, तो एक छोटी सी चीज से लेकर के दोस्तों शुरुआत करते हैं। और एक छोटी सी चीज में किसका नाम आता है, तापमान का। टॉपिक लिया अपन ने फिजिक्स का, बट अपन समझेंगे अपन ने जो पहले ज्ञान ले रखा है उसके आधार पर। तो पहले नंबर पे दोस्तों अपना नाम आता है तापमान का। और इसे अगर अपन अपनी लैंग्वेज में समझना चाहे तो तापमान का मतलब गर्म करना। किसी में ज्यादा करना पड़ता है, किसी में कम गर्म करना पड़ता है। और इसी को दोस्तों दैनिक जीवन में लेकर के चलते हैं। तो दैनिक जीवन में आपको रोजाना सुबह उठते ही पहले चाय बनाने की आवश्यकता पड़ती होगी। और यदि अपन ने भगोनी ली, भगोनी के अंदर अपन ने दूध भी डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दी, शक्कर भी डाल दी, अदरक भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, दुनिया भर की चीजें अपन ने मिला दी। बट क्या दोस्तों चाय बनाने के लिए आपको नीचे से उबालना पड़ेगा क्या इसको गर्म करके? बिल्कुल सर, हमें अगर चाय बनानी है तो हमारे को गैस ऑन करना पड़ेगा। और ऑन करने के बाद में जैसे ये गर्म होगी, इसका मतलब इसको क्या दिया जा रहा है, तापमान। अब अपने को चेक करना है दोस्तों कि सर तापमान सदिश राशि में आएगी या फिर अदिश राशि में आएगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर यही अपना गैस चूल्हा है जिसके ऊपर भगोनी रखी हुई है चाय की। अब अभी अपन खड़े हुए हैं सेंटर पॉइंट पर, बिल्कुल 0 पर। सदिश और अदिश में आप तुलना करेंगे कैसे, तो ध्यान से समझना दोस्तों। अपन अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। यदि जिस भी उदाहरण की आप बात कर रहे हो, कोई सा भी उदाहरण हो, यदि आप उसको एक दिशा से दूसरी दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं और यदि एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ऐसी राशियों को आप क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। ध्यान से समझिए दोस्तों। यदि किसी उदाहरण को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं और ले जाने पर या हिलाने पर
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी राशियों को आप क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। जबकि यदि किसी उदाहरण में आपकी मजबूरी बन जाए कि सर हमारे को इधर ही जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमारे को इधर ही जाना पड़ेगा, हमारे को इधर ही जाना पड़ेगा, या हमारे को इधर ही जाना पड़ेगा, यदि मजबूरी आपकी बन जाए तो ऐसे उदाहरणों को आप किसमें बोलेंगे, सदिश राशियों में। देखिए दोस्तों, कोई परिभाषा नहीं, कोई मातापोड़ी नहीं, और डायरेक्ट अपन उदाहरण को समझ करके अपना आंसर देने वाले हैं। तो पहले नंबर के बात आती है तापमान की। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू कीजिए समझने के लिए कि बात करते हैं सर तापमान सदिश राशि में बोला जाएगा या फिर अदिश राशि में बोला जाएगा। तो दोस्तों वही अपना गैस का चूल्हा और वही गैस चूल्हे के ऊपर भगोनी रखी हुई है। मैं दोस्तों रूम में झाड़ू निकाल रहा था, तो मेरे को इस गैस के नीचे की सफाई करनी थी, तो मैंने गैस को हल्का सा खिसका करके इधर ला दिया। तो आप खुद बताइए दोस्तों, यदि सफाई करते करते आप गैस चूल्हे को उधर ले जाते हैं तो क्या आपकी चाय उबलना बंद हो जाएगी? नहीं सर, यदि गैस चल रहा है तो हमारी चाय उबलती रहेगी। अर्थात दोस्तों यदि आप पूर्व दिशा में जाते हो तो भी आपकी चाय बढ़िया तरीके से उबलती रहती है। यदि इसी गैस चूल्हे को यदि आप पश्चिम दिशा में लेकर के आ गए तो क्या चाय आपकी बंद हो जाएगी? क्या उबलना बंद हो जाएगी? नहीं सर, यदि गैस चल रहा है तो चाय फिर भी हमारी उबलती रहेगी। अच्छा, यदि इसको ऊपर कहीं ले गए तो नीचे से उठाकर ऊपर छत पर ले गए, या फिर किसी को नीचे ग्राउंड फ्लोर में अर्थात नीचे ले गए तो भी सर हमारी चाय उसी तरीके से उबलती रहेगी। अर्थात सर हम चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में घूम जाएं, यदि गैस चल रहा है तो हमारी चाय उबलती रहेगी। अर्थात उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, सभी दिशाओं में उसकी क्वालिटी सेम है। और यदि सभी दिशाओं में क्वालिटी सेम है तो ऐसी राशियों को आप क्या बोलते हो? अदिश राशियां। अर्थात तापमान किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। दूसरे नंबर पे दोस्तों यदि अपन बात करें तो किसका नाम लेना चाहिए अपने को? द्रव्यमान का। और इसी द्रव्यमान को अपन समझने के लिए वजन भी कह सकते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, लैंग्वेज को वजन कह सकते हैं, होता नहीं है, क्योंकि वजन का नाम आते पहले तो सामने वाला द्रव्यमान भी समझ सकता है और भार भी समझ सकता है, क्योंकि दोनों एक तरीके से तोलने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ कह रहा हूं द्रव्यमान के बारे में, जिसे अपन दैनिक जीवन में 10 किलो 20 किलो 50 किलो रूप से बोलते हैं या जानते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में। वापस अपने को कहां खड़ा होना है? सेंटर पॉइंट पर। दोस्तों सेंटर पॉइंट पर खड़ा होना है, द्रव्यमान के बारे में बात करना है, तो क्यों न किसी दूसरी चीज का उपयोग लेने की बजाय खुद की बॉडी को ही काम में लिया जाए। क्योंकि क्या खुद के शरीर का भी द्रव्यमान होता है क्या? बिल्कुल सर। जैसे किसी के शरीर का द्रव्यमान 50 किलो है, किसी के शरीर का द्रव्यमान 60 किलो है, किसी के शरीर का द्रव्यमान 70 किलो है। तो उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं मेरे शरीर की बात करता हूं और मैंने मेरे शरीर के द्रव्यमान को कितना मान लिया? 60 केजी मान लिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वापस। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं इस जगह पर, सेंटर पॉइंट पर, और यदि मैं यहां से थोड़ा सा विस्थापित हो गया पूर्व दिशा में, तो क्या दोस्तों मेरे शरीर का द्रव्यमान जो है वो 60 किलो से घट के 50 किलो या 40 किलो ही रह जाएगा क्या? नहीं सर, द्रव्यमान पहले भी 60 किलो ही था। यदि आप एक कदम इधर खिसक गए तो भी अभी आपका द्रव्यमान 60 किलो है। यदि दोस्तों मैं पूर्व दिशा में नहीं खिसक करके इधर पश्चिम दिशा में खिसक जाता हूं तो भी सर आपके शरीर का द्रव्यमान कितना रहेगा? 60 किलो। यदि मैं उड़ करके थोड़ा सा ऊपर चला गया या मैं नीचे जमीन में घुस गया तो भी मेरे शरीर का द्रव्यमान कितना रहेगा? 60 किलो। अर्थात सर यदि हम हमारी बॉडी को इधर उधर की साइड अगर कहीं हिलाते हैं तो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसमें आती है? अदिश राशि में। अर्थात दोस्तों द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। इसमें भी दोस्तों यदि आपके थोड़ा सा डाउट रहा हो तो एक सबसे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण हम आपके आगे लेकर के आते हैं, जिसे आप और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। और दोस्तों उस उदाहरण के अंदर एक तो अपने नाम आता है विस्थापन का और एक अपने नाम आता है दूरी का। दोस्तों ये उदाहरण जानबूझ करके इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो इसी में डाउट हो जाता है कि सर हमारे तो समझ में ही नहीं आता कि दूरी में क्या लफड़ा है, विस्थापन में क्या लफड़ा है। दोस्तों नाम मात्र का फर्क है, किंतु ये नाम मात्र का फर्क हमारे पूरे टॉपिक की दिशा को ही घुमा देता है। यदि आपने छोटी सी गड़बड़ कर दी तो आपके सारी परिभाषा और सारे क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा इस दूरी और विस्थापन में। क्योंकि दोस्तों अपनी लैंग्वेज में समझें तो विस्थापन का मतलब भी एक रास्ते पर चलना है और दूरी का मतलब भी एक रास्ते पर चलना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों।
उदाहरण के तौर पर दोस्तों ये अपनी क्लासेस है जिसमें बैठ करके यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अपनी कोचिंग का ऑफिस दोस्तों इस जगह पर था और इस जगह पर मेरे ऑफिस से कॉल आया कि सर यहाँ पर पानी की बोतल की आवश्यकता है, यदि आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी की बोतल है तो आप इसे यहाँ पर भिजवा दीजिए। जैसे मैंने दोस्तों एक स्टूडेंट को खड़ा किया और स्टूडेंट से बोला कि बेटा इस पानी की बोतल को ऑफिस में दे आओ आप, क्योंकि वहां इसकी आवश्यकता है। मैंने दोस्तों इतना सा बोला कि बेटा पानी की बोतल को यहाँ पर पहुंचा देना। वो बेटा पानी की बोतल को लेकर के निकला और पूरी जगह पर पूरे रस्तों में घूमता 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 चक्कर लगाता हुआ पानी की बोतल को पहुंचा करके आया। दोस्तों उसने मेरी बात नहीं टाली, मैंने उससे कहा था कि पानी की बोतल को दे करके आना, और बेटे ने भी भले से 2 दिन के बाद पहुंचाए हो, पर पानी की बोतल ऑफिस में पहुंचा दी। वापस 15 मिनट बाद वापस कॉल आया कि सर पानी की बोतल अभी तक नहीं पहुंची, आपने नहीं भेजी क्या? तो दोस्तों मैंने सर से कहा कि सर मैंने तो कब की स्टूडेंट को आपके कॉल करते ही भेज दिया था, पर वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा। तो फिर मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट को खड़ा किया और दूसरे स्टूडेंट को बोतल दे करके बोला कि बेटा इस बोतल को आप ऑफिस में पहुंचा करके आओ। बट मेरे को पता था कि यदि सिर्फ मैं यही लाइन बोल करके इसे छोड़ देता हूं तो कहीं ये भी पहले वाले की तरह रफू चक्कर न हो जाए, तो इसीलिए मैंने इससे एक लाइन और एक्स्ट्रा बोल दी कि बेटा तेरे को पानी की बोतल ऑफिस में पहुंचानी है, बट कम से कम रास्ता तय करके तेरे को पहुंचानी है। जैसे मैंने इससे कहा कि कम से कम रास्ता तय करके पहुंचानी है, इसकी मजबूरी बन जाती है कि अब ये इधर उधर घूम करके नहीं जा सकता। दोस्तों सबसे कम रास्ता कब हो सकता है? जब ये बिल्कुल सीधा सीधा जाए और बिल्कुल सीधा सीधा वापस आ जाए देख करके। देखिए दोस्तों बोतल इस वाले स्टूडेंट ने भी यहां पर पहुंचाई है और बोतल इस वाले स्टूडेंट ने भी यहां पर पहुंचाई है। अब बात करते हैं दोस्तों विस्थापन की और दूरी की। देखिए दोस्तों जैसे मैंने इस स्टूडेंट से कहा कि बेटा कम से कम रास्ता तय होना चाहिए, तो स्टूडेंट की मजबूरी बन गई उसको इधर अर्थात पूर्व दिशा में ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा उसका और कोई चांस नहीं है। तो अर्थात जिसमें एक दिशा की तरफ बात की जाती, स्पेशल एक ही की तरफ बात की जाती है, ऐसी वाली राशियों को अपन क्या बोलते हैं? सदिश राशि। अर्थात सर जो भी यहां पर नाम आएगा इस रास्ते के लिए वो किस प्रकार की राशि होगी? सदिश राशि। ये तो हमारे समझ में आ गया। और ये जो सिर्फ एक रास्ता चला गया है किसी स्टूडेंट के द्वारा, तो ये रास्ते की जो लंबाई है वो ये रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब दोस्तों वो स्टूडेंट कहां कहां घूमा? तो यहां से पहले तो गया ऊपर की साइड अर्थात उत्तर दिशा में, फिर यहां से यहां तक चला पूर्व दिशा में, यहां से यहां तक चला दक्षिण दिशा में, यहां से यहां तक चला पश्चिम दिशा में, फिर यहां से वापस ऊपर रूम पर गया उत्तर दिशा में। अर्थात सर ये तो पूरी ही दिशाओं में घूम गया चारों तरफ ही, इसका तो किसी एक दिशा से कोई लेना देना ही नहीं है। और जब यदि सारी दिशाओं में घूम जाए तो ऐसी राशि को अपन क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अर्थात सर जिसमें इस रास्ते का नाम लिया जाएगा वो तो होगी अदिश राशि, और जिसमें इसका नाम लिया जाएगा वो होगी सदिश राशि। दोस्तों सबसे कम दूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी दूरी होनी चाहिए, ऐसी को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अर्थात सबसे न्यूनतम दूरी और सबसे सीधी दूरी को क्या बोला जाता है? विस्थापन। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा विस्थापन किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। जबकि ये जो रास्ते की लंबाई है, इस रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और दूरी किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। अर्थात सर तीसरा नाम और आ गया, दूरी जो किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। और विस्थापन किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपके क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। यदि सिर्फ रास्ते की लंबाई ही बोली जाए, सिर्फ किसी व्यक्ति द्वारा उस रास्ते पर चला जाए, तो इसे तो अपन क्या कहते हैं? दूरी। किंतु यदि दोस्तों रास्ते की लंबाई या फिर किसी व्यक्ति के चलने के साथ साथ एक कंडीशन लगा दी जाए कि सबसे सीधी दूरी या सबसे कम दूरी यदि बोल दी जाए, तो फिर वहां किसका नाम आ जाता है? विस्थापन का नाम आ जाता है। दोस्तों यहां मैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और क्लियर करवा देता हूं। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ ले कि क्या कभी दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है क्या कभी दूरी इस विस्थापन के बराबर हो सकती है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, दूरी कभी भी विस्थापन के बराबर
नहीं हो सकती। क्या विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, यदि वो लड़का भी ऐसे नहीं जाकर के यदि सीधा ही चल जाता तो यही विस्थापन हो जाता, यही दूरी हो जाती। किंतु यदि दोस्तों विस्थापन तो रह गया इतना सा और दूरी हो गई इतनी बड़ी, तो अर्थात ये विस्थापन कभी भी दूरी के बराबर नहीं हो सकता। दूरी का मान हमेशा बड़ा आता है और विस्थापन का मान हमेशा छोटा आता है। और बड़ा मान दोस्तों छोटे मान के बराबर हो सकता है यदि उसमें कमी की जाए तो, किंतु छोटा मान कभी भी बड़े के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर न्यूनतम वाली कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैं समझता हूं दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, और दूरी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। मतलब सर हमारे तीन आंसर तो मिल गए कि तापमान बोला जाए, द्रव्यमान बोला जाए या दूरी बोला जाए, किस प्रकार की राशियों में आएगी, अदिश राशियों के अंदर आएगी। दोस्तों यदि मैं चौथा उदाहरण आपके सामने और लेकर के आऊं और चौथा उदाहरण लेकर के आऊं समय का, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या, जिसे आप टाइम कहते हैं? क्योंकि सर दोस्तों आपने ऐसा डायलॉग सुना होगा कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और अभी मेरी घड़ी में बजे हुए हैं 6। यदि दोस्तों मैं यहां से यहां तक अगर हल्का सा इधर पूर्व दिशा में आ जाता हूं तो क्या दोस्तों मेरी घड़ी में 6 के 6:30 हो जाएंगे क्या? नहीं सर, जो समय चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा। यदि दोस्तों इधर से साइड नहीं आकर के मैं थोड़ा पश्चिम दिशा में आ जाता हूं तो क्या 6 की जगह 5:30 ही रह जाएगी क्या? तो नहीं सर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात यदि आप एक जगह से दूसरी जगह तक भी जा रहे हैं तो जैसे समय पहले चल रहा था अभी भी समय वैसे ही चलेगा। आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर समय में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होगी। जिस रनिंग से वो पहले चलता आ रहा है उसी रनिंग से उसी स्पीड से वो बाद में भी चलेगा। अर्थात इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, और जिसका दिशा से लेना देना नहीं होता वो किस में आता है, अदिश राशियों में। अर्थात दोस्तों समय भी किस प्रकार की राशि आ गई, अदिश राशि। लेकिन सर ऐसे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर है, हम किस किस को ऐसे समझने बैठेंगे, क्योंकि हमारे को एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों हम आपके लिए थोड़ी और सुविधा कर देते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशियों का आंसर आप किस तरीके से देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे किसका नाम आता है, अदिश राशि का। और अदिश राशि के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बोलनी है परिभाषा, और परिभाषा जो अपन लिखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वे राशियां जिनका परिमाण होता है, वे राशियां जिनका परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, किंतु दिशा नहीं होती है। वे राशियां जिनका परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, किस प्रकार की राशियां कहलाती हैं दोस्तों, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। दोस्तों ये परिभाषा सिर्फ आपकी कॉपी में लिखने के लिए, क्योंकि हमारे को सर समझने के लिए हमने बिना परिभाषा के भी हमारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया था। याद रखिए दोस्तों, जो अपन ने हाड़ौती अपनी लैंग्वेज में बोला था वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला है। अपन ने वहां पर बोला था कि इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं होता, तो यहाँ पर भी शब्द आ गया कि इसमें दिशा नहीं होती है। तो जिनका परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियों को क्या बोला जाता है, अदिश राशियां। लेकिन सर यहाँ पर एक नया शब्द हमारे आ गया, और ये नया शब्द क्या आ गया, परिमाण। यहां भी समझना दोस्तों, दो शब्द आपको सुनाई में देंगे, एक नाम तो आएगा परिमाण का और एक नाम आएगा परिणाम का। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं सर कि क्या तो परिमाण क्या परिणाम, हमारे तो समझ में नहीं आता सर। तो दोस्तों इसके बाद आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम आपके यही क्लियर करवा देते हैं दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों देखिए 10th क्लास तो आप सबने पास की होगी, और 10th क्लास में मेरे किसी भाई के 70% बनी होगी, किसी के 80 बनी होगी, किसी के 90 भी बनी होगी। और दोस्तों यदि 70, 80 या 90% वाला व्यक्ति क्या पास आउट माना जाता है क्या, बिल्कुल सर, फर्स्ट डिवीजन पास आउट माना जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन से अपने दोनों क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे।
किसी स्टूडेंट ने बोला सर मेरे 70% बन गई और मैं क्या हो गया, पास हो गया। तो आप पास हुए या आप फेल हुए, ये तो आपका क्या है, परिणाम, जिसे आप रिजल्ट कहते हैं। और आपकी कितनी परसेंट बनी, यह आपका क्या हो गया, परिमाण। अर्थात फेल या पास जो आपका डिसाइड करेगा वो तो क्या करेगा, परिणाम। और कितने परसेंट आपके नंबर आए, अर्थात संख्यात्मक मान क्या है, वो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, परिमाण। तो हमारे यहां पर भी परिमाण शब्द आता है, तो परिमाण का मतलब कोई ना कोई संख्यात्मक मान, कोई ना कोई संख्या आपको यहां पर लिखी हुई जरूर मिलेगी दोस्तों। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि परिमाण तो क्या होता है, एक संख्यात्मक मान, और एक परिणाम क्या होता है, रिजल्ट। उसका लास्ट में जाकर के रिजल्ट क्या निकला दोस्तों। लेकिन सर ये तो इसकी हो गई परिभाषा, हम बात करने वाले हैं दोस्तों उदाहरण की। और उदाहरण में सर हम उदाहरणों को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ट्रिक, और ट्रिक की सहायता से आप अदिश राशियों का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि अदिश राशियों की ट्रिक क्या हो जाएगी। तो अदिश राशियों की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, आ बेबी कक्षा परसे ताऊ का आदर कर घर चले। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, आ बेबी कक्षा पर से ताऊ का आदर कर घर चले। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों कि ट्रिक कभी भी आपकी 100% मुसीबत को सोल्व नहीं कर सकती। ट्रिक कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बनाती है कि जहां पर वो आपको उलझा देती है। यहां पर भी दोस्तों अपने साथ यही मुसीबत है कि आप इस ट्रिक से 95 से 97% क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो ऐसा जरूर है जो आप ट्रिक की सहायता से सोल्व नहीं कर सकते, और यही वास्तविकता में सत्य है। तो दोस्तों यहां पर इस ट्रिक को लिखाने का मतलब यह है कि आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ जाए। जबकि अगर आपको 100% क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन बने सदिश राशि और अदिश राशि के, यदि आपको सब क्वेश्चनों के आंसर देने हैं तो इसके लिए मैं आपको तरीका समझा चुका हूं दोस्तों। आपको खुद के ऊपर उदाहरण के रूप में लेकर के दिशा के रूप में उसको देखना है। यदि दिशा चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे आपको अदिश राशि में बोलना है, और यदि दिशा में चेंज करने पर फर्क पड़ता है या मजबूरी बन जाए कि सर सिर्फ एक ही दिशा की बात करनी पड़ेगी, तो फिर ऐसी राशियों को आप किस में लेंगे, सदिश राशियों में। लेकिन दोस्तों टाइम को बचाने के लिए अपन इसी ट्रिक का यूज करते हैं ताकि आपकी बहुत सारी मुसीबत या ज्यादातर तो मुसीबत इसी के अंदर सोल्व हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर किन किन राशियों का नाम आने वाला है। तो आ से तो बनेगा दोस्तों आवेश। आ से क्या बन जाएगा दोस्तों, आवेश। और एक नाम और जुड़ जाता है आयतन। ये आयतन शब्द आपने 10th में भी सुना होगा और अपने कंपटीशन में भी सुना होगा। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। तो दोस्तों ये वही आयतन है दोस्तों। बे से बन जाएगा दोस्तों विद्युत धारा। बे से क्या बन जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा, जिसे अपन लाइट के नाम से भी जानते हैं। यदि दोस्तों ये अपने लाइट का बोर्ड है और इस लाइट के बोर्ड के मैंने 4 तार निकाल दिए और चारों तारों को मैंने दोस्तों 4 आदमियों के हाथों में पकड़ा दिया, अर्थात एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने बटन दबाया तो पूर्व दिशा वालों के तो करंट आ गया, पश्चिम वाले नाच रहे हैं? ऐसा नहीं होता सर। उत्तर वालों के तो करंट आ गया, दक्षिण वाले नाच रहे हैं। सर जब भी बटन दबाया जाता है तो सभी दिशाओं में करंट समान रूप से जाता है। अर्थात दोस्तों लाइट चाहे दिशा कोई सी भी हो किसी को छोड़ती नहीं है, और लाइट भी फिर दिशा का हिसाब से नहीं चलती दोस्तों, तो फिर लाइट किस में आ जाएगी, अदिश राशि में। बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा। बी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा। क का मतलब हो जाएगा दोस्तों कोण। दोस्तों ये कोण भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी भी आपके काम आता है दोस्तों। अगर आप इसे बोलते हैं तो इसे आपको क्या बोलना पड़ेगा, 90 डिग्री कोण अर्थात समकोण। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप 10th क्लास में जब इसे पढ़ते थे तो इसका कुछ और नाम होता था और अभी आप यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं तो आप इसे समकोण की जगह न्यून कोण या अधिक कोण कहने लग गए।
क्योंकि सर जगह चेंज होने पर कोण का मान चेंज नहीं होता। दोस्तों मैं यहां नहीं बनाकर के इसको अगर यहां बनाऊंगा तो भी ये कितने डिग्री का कोण कहा जाएगा, 90 डिग्री का। अर्थात कोण का दिशा से कोई लेना देना नहीं है, और यदि दिशा से कोई लेना देना नहीं है तो इस प्रकार की राशि किसमें आने वाली है, अदिश राशि के अंतर्गत दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। क्षण का मतलब बन जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल, एरिया जिसे आप कहते हैं दोस्तों। घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का, घन का, गोले का, सबका क्षेत्रफल यही है दोस्तों। और क्षेत्रफल भी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। प का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध, प का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध। और इसी प से एक और बनता है दोस्तों प्रबलता, और इसी प से एक और बनता है दोस्तों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। सबका एक एक करके अलग अलग से नाम आएगा दोस्तों। अभी आप टेंशन ना लेना कि सर इन शब्दों का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध शब्द आपको पढ़ाया जाएगा जब आपका पूरा अच्छा खासा विद्युत धारा वाला टॉपिक चलेगा। प्रबलता दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा जब आपके ध्वनि चलेगी, जिसे अपन आवाज कहते हैं। और पदार्थ की मात्रा तो दोस्तों पूरी केमिस्ट्री भरी पड़ी है पदार्थ की मात्रा से। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में आपको अलग से जानकारी टॉपिक में दी जाएगी। स से बन जाएगा दोस्तों समय। यहां पर अभी आपने लिखा था दोस्तों कुछ समय पहले कि सर समय भी किसमें आता है, अदिश राशि में। और स से बन जाएगा दोस्तों शक्ति, पावर जिसे आप कहते हैं। मेरे अंदर कितने पावर है या मेरी कैपेसिटी कितने हॉर्स पावर की है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है दोस्तों। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने पर पावर चेंज नहीं होती है दोस्तों। त से बन जाएगा दोस्तों तापमान, त से क्या बन जाएगा, तापमान। उ से बन जाएगा दोस्तों ऊष्मा और ऊर्जा, उ से क्या बन जाएगा दोस्तों, ऊर्जा और ऊष्मा। हालांकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, किंतु यदि दोस्तों आपको अलग अलग नाम सुनाए में आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ऊर्जा और ऊष्मा दोनों किसमें आएंगी, अदिश राशि के अंदर आएगी दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों का। तो आपने का इधर क से कोण बना लिया तो इस का को आप छोड़ देना, और यदि इस कोण को आप यहां स्ट्रिक में लिखना चाहे तो इस क को छोड़ देना। आ से बन जाएगा दोस्तों आवृत्ति, आ से क्या बन जाएगा दोस्तों, आवृत्ति। ध्यान देना दोस्तों, इधर आ से बना आवेश और आयतन, और इधर आ से बन गया आवृत्ति। इस द से बन जाएगा दोस्तों दूरी। अभी आपने बताया था दूरी और विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन को तो आपने बोला था सदिश राशि और दूरी को आपने बोला था अदिश राशि, जो हमारे ट्रिक के अंदर आ चुकी है। दर से हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, दर से क्या बन जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान। कर से बन जाएगा दोस्तों कार्य, कर से कार्य। दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी दिशा में जाकर के अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी को काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दोस्त सर मैं इधर की साइड गया तो मेरे शरीर को काम करना पड़ रहा है और इधर की साइड गया तो सर मजा आ गया, काम ऑटोमेटिक ही हो रहा है। तो दोस्तों हम आपको हर तरफ से कार्य करना पड़ेगा। घ का मतलब होता है दोस्तों घनत्व, र का मतलब होता है दोस्तों रेडियो धर्मी, जिसे आप रेडियो एक्टिव भी कहते हैं दोस्तों। और चले का मतलब क्या हो जाता है, चाल। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आपकी ट्रिक कंप्लीट होगी दोस्तों। और ट्रिक के बारे में अपन ने क्या बात करी थी कि सर अदिश राशि की ट्रिक जो होती है वो होती है आ बेबी कक्षा पर से ताऊ का आदर कर घर चले। इसमें से आ से बनाया आपने आवेश और आयतन, बे से बनाया विद्युत धारा, बी से बनाया विशिष्ट ऊष्मा, क से बनाया कोण, स से बनाया क्षेत्रफल, प से बनाया प्रतिरोध और प्रबलता और पदार्थ की मात्रा, स से बनाया समय और शक्ति, ता से बनाया तापमान, उ से बनाया ऊष्मा और ऊर्जा, आ से बनाया आवृत्ति, द से बनाया दूरी और दर से बनाया द्रव्यमान, कर से बनाया कार्य, घ से बनाया घनत्व, र से बनाया रेडियोधर्मी और चले से बनाया चाल। देखिए दोस्तों इस पूरे उदाहरणों के अंदर कहीं पर भी विस्थापन का नाम आपको नहीं सुनाई नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ये उदाहरण आपने किसके लिए लिखे हैं, अदिश राशि के लिए। और जब दोस्तों विस्थापन अदिश राशि होता ही नहीं है तो उसका नाम इस उदाहरणों में आ भी नहीं सकता। अर्थात दोस्तों इसके बाद जो उदाहरण बचे वो उदाहरण ऑटोमेटिक किसमें चल जाएंगे, सदिश राशि में।
सर क्या क्या उदाहरण बचे जो सदिश राशि में हमारे को लिखना है? तो दोस्तों पूरे उदाहरणों में कहीं पर भी बल का नाम नहीं आया है, कहीं पर भी वेग का नाम, कहीं पर भी त्वरण का नाम, कहीं पर भी भार का नाम, कहीं पर भी बल आघूर्ण का नाम, कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र, कहीं पर भी संवेग का नाम नहीं आया है। तो जिनका नाम नहीं आया है ऐसी राशियों को आप किसमें लिखने वाले हैं? सदिश राशियों में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। और अब अपन इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरे पार्ट का अपन बात करते हैं। और अदिश राशि के बाद में अब दूसरा नाम आपके आने वाला है सदिश राशि का। तो दोस्तों अगली परिभाषा अपने को किसकी लिखनी है? सदिश राशि की। और सदिश राशि की क्या परिभाषा हो जाएगी दोस्तों? तो सदिश राशि की परिभाषा हो जाएगी वे राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा, वे राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, सदिश राशियां कहलाती है। वे राशियां जिनका परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशियां कहलाती है। और दोस्तों अदिश राशियों की भांति ही आपको सदिश राशियों में भी उदाहरण लिखने पड़ते हैं। और सदिश राशियों के उदाहरण क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो ऐसे उदाहरण जिनका नाम उस ट्रिक में नहीं आया है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके हो जाएगा बल। एक नाम आपके आने वाला है दोस्तों त्वरण, एक नाम आपके आने वाला है दोस्तों भार, एक नाम आपके आने वाला है बल आघूर्ण, एक नाम आपके आने वाला है वेग, एक नाम आपके आने वाला है विद्युत क्षेत्र, एक नाम आपके आने वाला है चुंबकीय क्षेत्र, एक नाम आपके आने वाला है संवेग, और एक नाम आपके आने वाला है आवेग। ये सारे उदाहरण दोस्तों आपको किसके अंदर बोलने पड़ेंगे? सदिश राशियों के अंदर। तो मैं समझता हूं दोस्तों अब आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जिनका दिशा से कोई लेना देना नहीं होता ऐसी राशियों को तो आप बोलते हैं अदिश राशियों में, और जिनका दिशा से लेना देना होता है ऐसी राशियों को आप किसमें बोलते हैं? सदिश राशियों में। दोस्तों परिमाण शब्द आपको दोनों में ही मिलेगा, अर्थात संख्यात्मक मान तो अदिश और सदिश दोनों में ही आता है, किंतु सदिश में दिशा आती है जबकि अदिश में दिशा नहीं आती है। तो यह आपका सबसे शानदार टॉपिक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। और सबसे बढ़िया टॉपिकों में नाम जो आता है वो आता है अदिश राशि और सदिश राशियों का। क्योंकि दोस्तों टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आपको हर टॉपिक के अंदर बोलना पड़ता है। जैसे अपन बल भी पढ़ेंगे तो आपको वहां ये बताना पड़ेगा कि बल की परिभाषा क्या है, बल का मात्रक क्या है, और बल सदिश या अदिश में से कौन सी राशि है। तो दोस्तों समझता हूं आपके सदिश और अदिश वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे मात्रक की, और मात्रक की बात करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में या नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। मैं दोस्तों आपको एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूं। अब से अपने एक चैनल और स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एमके इंस्टीट्यूट। और इस एमके इंस्टीट्यूट में सिर्फ एकेडमी चलेगी दोस्तों, अर्थात यदि मेरा कोई भाई 10th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ता है तो उसके लिए ये सबसे शानदार प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों, जिसमें आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो चलेगा एकेडमी के अकॉर्डिंग, और अपनी जो एमके क्लासेज चल रही है वो एमके क्लासेज चलेगी दोस्तों कॉम्पिटिशन के हिसाब से। और इसी एमके क्लासेज में दोस्तों अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के बारे में अपन दिल खोल करके दोस्तों पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप समझ पाओगे उतना ज्यादा आपको इसके अंदर कंटेंट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं आजकल के कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है दोस्तों। क्योंकि एक सामान्य से क्वेश्चन अभी आज के टाइम पर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। यही कंडीशन दोस्तों एकेडमी की भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो उतने अच्छे लेवल पर कोचिंगों में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितना ज्यादा सीख सकते हैं उतना ज्यादा सीखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसी की
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमके इंस्टीट्यूट नाम का चैनल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपको पूरी एकेडमी 10th 11th और 12th के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।